बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको ऑपरेशन रिसर्च की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज़ है और आपका पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है उसका सेंसिटिव एनालिसिस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो सेंसिटिव एनालिसिस इस टॉपिक को प्रॉपरली डिफ़ाइन करने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो उसको डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर वो जो मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हम एग्जांपल का सलूशन नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेंसिटिव एनालिसिस में किस तरह के पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं या किस चीज़ को सेंसिटिव एनालिसिस कहते हैं, आप उस एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। ले जी, सेंसिटिविटी एनालिसिस में बेटा आपने ये क्या पढ़ना है, देखें मैंने एक लिखा है, मैंने लिखा जी कंसीडर एलपीपी, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके सामने लिख के दी है मैंने, जिसमें एक फंक्शन z को आपने मैक्सिमाइज़ करना है। फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं और 3 कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सेंसिटिव एनालिसिस वी कैन ट्रीट फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेंसिटिव एनालिसिस का क्या मतलब है, आपसे आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑप्टिमल सोल्यूशन। इस गिवन एलपीपी का आपने एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम कर लिया होगा, इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन पर क्या चेंजेस आएगी इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंजेस फ्रॉम 358 टू 111। आप गौर करें, मेरे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स हैं 358। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस एलपीपी का ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम कर चुके हों, अब आपने दोबारा इसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन बताना हो कि उस पर क्या चेंज आएगी अगर ये जो x1 x2 x3 के कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 1 रख दिए जाएं। अब ऐसा नहीं है कि अब आप इसको दोबारा से फिर पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर तो दोबारा से सॉल्व करेंगे तो वो तो एक बिल्कुल न्यू क्वेश्चन बन जाएगा, नए सिरे से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस में यही चीज़ सीखनी है कि विदाउट सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम by using the optimal solution of the original problem, how can we discuss what will be the effect on optimal solution when we change the coefficients of objective function। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये यहाँ पर आपके जहन में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपके जहन में ये आ सकता है, what will be the effect on optimal solution if resources बोलते हैं राइट हैंड साइड वेक्टर को, और वो यहाँ पर राइट हैंड साइड वेक्टर है मेरा क्या है 9 10 12। यानी कि आप गौर करें, यहाँ पर मेरे पास ये जो एलपीपी है इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मेरे पास यहाँ पर राइट साइड पर आप गौर करें वो है 9 10 12। अगर आप इसके राइट हैंड साइड वेक्टर को चेंज कर दें इस वेक्टर के साथ, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ, आप कोई भी और भी ले सकते हैं, 152 है। तो अब आपके जहन में फिर क्वेश्चन आएगा कि यार अब ऑप्टिमल सोल्यूशन पर क्या फ़र्क आएगा। तीसरी चीज़ जो आपके जहन में आ सकती है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑप्टिमल सोल्यूशन इफ द कॉन्स्ट्रेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसे आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मतलब आपका जो कॉन्स्ट्रेंट की मदद से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनता है, यानी ये जो है ये कैसे बना है ये आप जानते हैं। ये मेरे पास अगर प्रॉब्लम है तो इसमें x1 का कोफिशिएंट 1, x1 का यहाँ पर 7, फिर 5, जिस तरह आप गॉस एलिमिनेशन या गॉस जॉर्डन मेथड में मैट्रिक्स ए लिखते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस मैट्रिक्स ए में अगर उस मैट्रिक्स ए को आप एक न्यू मैट्रिक्स ए से रिप्लेस कर देते हैं, यानी इस तरह ये मैट्रिक्स था, इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, इससे चेंज कर दिया, तो फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि अब नया ऑप्टिमल सोल्यूशन किस तरह चेंज होगा। तो मेन सारी चीज़ ये है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है
वो ये है, हाउ दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज सेंसिटिव, या हाउ डज दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, हाउ डज दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेंसिटिव, या हाउ दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज सेंसिटिव। कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है गिवन एलपीबी का वो कितना सेंसिटिव है। अब कितना सेंसिटिव से मुराद क्या है कि आप जब इन ये चेंजेस करते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया कि ये चेंजेस में आपके पास ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स आपने चेंज कर दिया, राइट हैंड साइड वेक्टर चेंज कर दिया, या आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट चेंज कर दिए, तो आपके पास क्या क्या सेंसिटिविटी में जो चीज़ आ सकती है। एक तो ये हो सकती है देयर इज़ नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुई। जब आप कहते हैं ना कि हाउ मच दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज सेंसिटिव, तो इसमें ये है कि आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना सेंसिटिव है, यानी कितनी उसमें चेंज आ सकती है। तो उसमें पहली चीज़ है देयर इज नो चेंज, कोई भी तब्दीली नहीं आई। सेकंड, देयर इज अ स्मॉल चेंज, बहुत माइनर सी चेंज तो आई है लेकिन वो माइनर सी चेंज है। या फिर तीसरी बात ये हो सकती है इसके आंसर के लिए कि देयर इज अ बिग चेंज, को बहुत बड़ी चेंज आ गई है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का ये मतलब है। ठीक है, न्यूमेरिकली, अब आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि न्यूमेरिकली सेंसिटिविटी एनालिसिस में जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सेंसिटिविटी एनालिसिस को डिस्कस करते हैं तो इन चीज़ों उनका मतलब ये है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब प्रॉपरली सेंसिटिविटी एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि सेंसिटिविटी एनालिसिस और लीनियर जो पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये आपस में किस तरह क्लोज हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट हम अब सेंसिटिविटी एनालिसिस को प्रॉपरली यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम आप जानते हैं कि आपके पेपर में डेफिनेशन ही पूछ लेता है सेंसिटिव एनालिसिस क्या है, इसके मतलब लिखें। तो मैंने लिखा है जी कि वी लिव इन अ डायनामिक वर्ल्ड वेयर चेंजेस अकर कॉन्स्टेंटली। हम एक डायनामिक वर्ल्ड, मतलब डायनामिक वर्ल्ड का मतलब है हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो चेंज होती रहती है। ठीक है, स्टैटिक वर्ल्ड नहीं है, डायनामिक यानी कि जो चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो कहते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि जिसमें जो तब्दीली है, ठीक है, वो होती रहती है कॉन्स्टेंटली। वंस द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ बीन अटेंड, कहते हैं जब हमने किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल कर लिया हो, टू सिचुएशन में अराइज विच रिक्वायर्स एडिशनल कंप्यूटेशन। तो आपको यहाँ पर दो तरह की सूरत हाल जो है वो आपके सामने आएंगी। पहली चीज़, ड्यूरिंग द फार्मूलेशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इट इज़ अज्यूम्ड दैट द पैरामीटर सच एज market demand, equipment capacity, resource consumption, resource availability, the relevant cost or profit are all known with certainty and do not change over time। कहता है कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन कर रहे होते हैं या जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं तो इट इज़ अज्यूम्ड, ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है दैट द पैरामीटर सच एज मार्केट डिमांड, कि ये जो पैरामीटर हैं जिसमें मार्केट डिमांड शामिल है, इक्विपमेंट कैपेसिटी शामिल है, रिसोर्सेज शामिल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी शामिल है, रेलिवेंट कॉस्ट या प्रॉफिट जो है, ये तमाम की तमाम चीज़ों जो हैं वो उनको डू नॉट चेंज ओवर टाइम, ये अभी वक्त के साथ नहीं बदलेंगी, यानी इन्हें हम एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं जब हम किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस। लेकिन दर हकीकत आप जानते हैं द मार्केट फ्लक्चुएट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट गो अप एंड डाउन। लेकिन दर हकीकत आप जानते हैं ऐसा नहीं होता, आपकी मार्केट फ्लक्चुएट करती है, आपके मटेरियल, आपकी लेबर की जो कॉस्ट है वो अप एंड डाउन होती रहती है, प्रोडक्शन टाइम चेंज एंड इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और आपकी जो प्रोडक्शन है, जो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है, ये भी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, ये असल में कांस्टेंट नहीं होती। लेकिन एलपीबी को जब हम सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं उसे। It is therefore desirable to study how the current optimal solution changes when the parameter of the given problem get changed। तो इसका मतलब ये है, कहता है कि it is therefore desirable to study, हमारी ये ख्वाहिश होगी, हमें ये पढ़ना होगा, हमें मुताला करना होगा कि आपका करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो किस तरह चेंज होता है जब आपके ये वाले पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। उन पैरामीटर में क्या क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपकी मार्केट डिमांड है, इसको जो सा भी वेरिएबल वगैरह आपने इसका नाम रखा होगा, ठीक है, इक्विपमेंट है, कैपेसिटी है, ये जनरल एग्जांपल मैंने आपको लेकर उसे मतलब रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसके वो वाले नाम यहाँ पर नेम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आप डेली लाइफ में
नेम इस्तेमाल करते हैं। मार्केट डिमांड है, इक्विपमेंट कैपेसिटी है, लेबर है, कंजप्शन है, रिसोर्सेज कंजप्शन है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एक तो ये चीज़ होगी आपने पढ़ी कि जब आप किसी एलपीपी को सॉल्व करते हैं तो मैंने कहा था आपको दो तरह की जो सिचुएशन है वो आपके सामने आ सकती हैं। एक तो ये है कि टाइम टू टाइम ये चीज़ें, ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं रहते। और अब उसके बाद जो सेकंड सिचुएशन आपको एलपीपी सॉल्व करने के बाद उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हासिल करने के बाद जो आपके सामने आ सकती है, ये काफ़ी जो है वो मतलब अच्छी सिचुएशन नहीं है। द सेकंड सिचुएशन इज रादर अनप्लीजेंट। After attaining the optimal solution, one may discover that wrong value of the cost coefficients was used, or a particular variable or a constant was omitted, or one more of a right hand constant was used were wrong। मतलब यहाँ पर तो ये है ना कि आपके पास ऊपर वाली सिचुएशन में ये है कि आपके पास जो पैरामीटर हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं। सेकंड जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने गलती से कैलकुलेशन ही गलत की। आपको पता चला कि आपने जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम किया उसमें जो आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा था उसका कॉफिशिएंट आपने गलत इस्तेमाल कर लिया, या आपने जो राइट हैंड साइड वेक्टर था उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई, या आपका जो कॉन्स्टेंट्स थे उसमें कोई ना कोई आपने कॉफिशिएंट गलत रख लिया। तो अब यहाँ पर जो आपके पास चेंज आएगी, जो प्रॉब्लम होगी वो आप जाहिर सी बात है एज अ स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक है और ये रादर अनप्लीजेंट है, काफ़ी मतलब एक तो वैसे जो रियल है चेंजिंग होना वो तो ठीक है, एक आपकी कैलकुलेशन टाइम मिस्टेक है, ये इस सेंस में है कि दिस सिचुएशन इज रादर अनप्लीजेंट। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, कहते हैं दी चेंजेस इन द पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम में बी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब ये जो तब्दीली आती है आपके पास पैरामीटर में, ये दो तरह की हो सकती है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब मैंने जो एक क्वेश्चन आपको कहा था कि आपकी पैरामीटर एक लीनियर प्रोग्रामिंग जो है और आपकी जो ये ऑप्टिमैलिटी है, सेंसिटिविटी जो है, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है, इसका आपस में क्या लिंक है वो इन दो वर्ड से आपको भी पता चलेगा। मैंने कहा जी चेंजेस इन द पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम में भी डिस्क्रीट, आपकी जो पैरामीटर में तब्दीली आती है ये डिस्क्रीट भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट किस तरह की होगी, डिस्क्रीट इस तरह की है जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल में मैंने लिखा कि आपके पास आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट को, मिसाल के तौर पर वो यहाँ था, अभी मुझे याद नहीं है, मेरे सामने नहीं, लाइक एज ये था सपोज 358, इसको आपने मैंने कहा चेंज कर दिया 111 से। ये जो आपने चेंजिंग की है दिस इज द डिस्क्रीट चेंज, नंबर के बदले नंबर चेंज किया आपने, ठीक है। अब फर्ज करें कि आप कहें सर ये कंटिन्यूस कैसे चेंज हो गई, मैं कहता हूँ कि आपने नंबर के बदले नंबर नहीं चेंज करना, आप ऐसे करें, ये जो नंबर 3 है ना इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, इसके साथ कोई पैरामीटर लैम्डा ऐड कर देते हैं, और लैम्डा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब देखें ये जो अगर 3 है तो इसको अगर आपने 3 प्लस लैम्डा कर दिया तो अब यहाँ पर जो चेंजिंग आएगी वो कंटिन्यूस चेंज होगी, जैसे लैम्डा चेंज होता जाएगा वैसे ही पहला कंपोनेंट आपका चेंज होता जाएगा। यहाँ पर तो आपने फिक्स कर दिया ना, फिर भी फिक्स कर दिया, 3 को चेंज तो किया, लेकिन ये चेंजेस जो है वो आपके पास क्या है, डिस्क्रीट चेंज है। लेकिन जब आप इस तरह किसी पैरामीटर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके करते हैं तो दिस चेंज विल इज अ कंटिन्यूस चेंज, और ये जो चेंजेस है दिस इज द पैरामीट्रिक चेंज, पैरामीट्रिक चेंज कहलाती है। और यही इसी तरह की चेंज को ही हम पढ़ते हैं, उसमें पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग को भी बड़ी डिटेल से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि आपके पास यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस में दो तरह की चेंजिंग आपने पढ़नी है, याद रखिएगा, एक है डिस्क्रीट चेंज और एक है कंटिन्यूस चेंज। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट चेंज इन अ पैरामीटर्स ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी एनालिसिस और द पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। ले जी, ये इसकी डेफिनेशन है सेंसिटिविटी एनालिसिस की, कहाँ से, द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट चेंज इन पैरामीटर, किसी पैरामीटर्स में जो डिस्क्रीट चेंज आती है, ठीक है, ऑन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन के हवाले से, उसको आप बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, या उसका दूसरा नाम पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस भी कहलाता है। वाइल डेट ऑफ द कंटिन्यूस चेंज इन द पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीट्रिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। जबकि आपके पास पैरामीटर्स में जो कंटिन्यूस चेंज आएगी, जैसे मैंने भी पैरामीटर के हवाले से बात किया, डेट इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, उसे पैरामीट्रिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। दस इन सिंपल वर्ड्स, इन ऑपरेशन रिसर्च सेंसिटिविटी एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। यहाँ पर
एक और चीज़ मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा जी कि ऑपरेशन सर्च में सेंसिटिविटी एनालिसिस को पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं। उसकी वजह भी मैंने आगे लिख दी है, बिकॉज इट स्टार्ट आफ्टर द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज फाउंड। कहता है कि इसे सेंसिटिविटी एनालिसिस को पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस इसलिए बोलते हैं कि इसमें आप एक्चुअली जब ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर एनालिसिस शुरू होता है दोबारा, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑप्टिमैलिटी। पोस्ट का लफ्ज़ आप जानते हैं किसी चीज़ के एंड के बाद शुरू होता है, जहाँ से कंक्लूजन काम खत्म होगा उसके बाद दोबारा आपने शुरू किया, ठीक है ना। तो चूंकि ऑप्टिमल एनालिसिस ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने मालूम कर लिया, अब उस ऑप्टिमल सोल्यूशन पर दोबारा आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द पोस्ट ऑप्टिमैलिटी ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का दूसरा नाम क्या है? पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। ये करता क्या है वो मैं ऊपर फिर बता चुका हूँ, फिर दोबारा लिख रहा हूँ। एग्जामिन हाउ द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम चेंजेस व्हेन देयर आर द वेरिएशन इन द पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम। ये बताता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन में तब्दीली किस तरह की आएगी, कैसी तब्दीली होगी, व्हेन देयर आर द वेरिएशन इन द पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम, जब आप अपने प्रॉब्लम्स के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर देंगे, ठीक है। पैरामीटर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने उसका नाम रख दिया लैम्डा। पैरामीटर जैसे मैंने ऊपर आपको नाम बता के आया, जैसे आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट प्रोडक्शन है, कॉस्ट कंजप्शन है, आपकी लेबर है, ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स हैं आपके पास, ठीक है ना, जो रियल लाइफ में आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आगे मैंने लिखा थी चेंजेस इन दी पैरामीटर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंक्लूड। अब आप अपने क्वेश्चन के हवाले से यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिन पैरामीटर्स में चेंजिंग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ेंगे। पहली द चेंज इन द राइट हैंड साइड ऑफ द कांस्टेंट और अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज। पहला केस ये हो सकता है आपके पास सेंसिटिविटी एनालिसिस में जो पैरामीटर जिसमें तब्दीली आ सकती है वो आपका राइट हैंड साइड वेक्टर बी हो सकता है। चेंजेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, या आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट में तब्दीली आ सकती है। एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल, या कुछ वेरिएबल नए आप ऐड कर सकते हैं। चेंजेस इन द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या अपने जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स था या जो कांस्टेंट मैट्रिक्स आपने बनाया उसके कोएफिशिएंट्स में चेंजिंग आ सकती है, जो शुरू में मैं आपको बता के आया। एडिशन ऑफ न्यू कांस्टेंट्स, आप नए कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। डिलीशन ऑफ न्यू वेरिएबल्स, या कुछ वेरिएबल्स को आप बीच में से डिलीट कर सकते हैं। डिलीशन ऑफ कांस्टेंट्स, यहाँ पर डिलीशन ऑफ न्यू नहीं आएगा, डिलीशन ऑफ वेरिएबल्स आ सकता है। डिलीशन ऑफ कांस्टेंट्स, या कुछ कांस्टेंट आपने बीच में से उड़ा दिए। तो ये आप 7 टाइप्स की यहाँ पर मैंने जो चेंजेस लिखी हैं ये पैरामीटर्स में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये 7 टाइप्स की आप चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। आगे मैंने लिखा जी जनरली दीज पैरामीटर चेंजेस रिजल्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस। जब ये 7 टाइप्स की आप चेंजेस करते हैं पैरामीटर्स में, आपने बी चेंज कर दिया, आपने टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एआई चेंज कर दिया, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स चेंज कर दिए, आपने नए कांस्टेंट ऐड कर लिए, नए वेरिएबल ऐड कर दिए, कुछ वेरिएबल डिलीट कर दिए, कुछ कांस्टेंट डिलीट कर दिए। इन तमाम चेंजेस में 3 तरह के केसेस आपके सामने आ सकते हैं। पहला केस, फर्स्ट दी ऑप्टिमल सोल्यूशन रिमेन अनचेंज। हुआ ये कि आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन मालूम किया हुआ था, आपने दोबारा उसके ऊपर एनालिसिस किया तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन अनचेंज रहा, दैट इज द बेसिक वेरिएबल एंड देयर वैल्यूज रिमेन अनचेंज। मतलब कोई भी तब्दीली नहीं आई, कुछ मतलब आपने कुछ भी किया, आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट चेंज कर दिए, आपने राइट हैंड साइड वेक्टर चेंज कर दिया, आपने उन 7 टाइप्स की जो प्रॉब्लम जो चेंजेस थी उन वो करने के बाद देखा उनमें से कोई भी आपने चेंजेस की, तो पहला केस ये है कि आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज नहीं हुआ। मतलब आपके जो बेसिक वेरिएबल हैं वो वही के वही हैं। मिसाल के तौर पर आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन में बेसिक वेरिएबल हैं x1, x2, x3 सपोज कर लेते हैं, और उनकी वैल्यू है 2, 3, 4। जब ऑप्टिमल एनालिसिस आपने दोबारा किया तो फिर वही बेसिक वेरिएबल हैं और उनका आपके जो सोल्यूशन है वही के वही हैं, सही है। तो ये आगे आपके पास पहली टाइप की चेंजिंग नहीं हुई। सेकंड तब्दीली हो सकती है, द बेसिक वेरिएबल रिमेन अनचेंज। बेसिक वेरिएबल तो नहीं बदले, यानी कि पहले भी x1, x2, x3 था, और जब ऑप्टिमल एनालिसिस आपने ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस लगाया, सेंसिटिविटी एनालिसिस लगाया, तो लगाने के बाद अभी भी वेरिएबल चेंज नहीं हुए, हाँ, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। पहले सपोज अगर वो 1, 2, 3 थी, अब वो आ गई है 3, 3, 4, 5। तीसरी चीज़, द बेसिक वेरिएबल एज वेल एज देयर वैल्यू चेंज। और तीसरा केस ये है कि बेसिक वेरिएबल भी बदल चुके हैं। अब मतलब आपके जो चेंजेस करने के बाद, चेंजेस क्या है मैंने बताया कि वो 7 टाइप्स के जो चेंजेस आप करते हैं उनमें से कोई एक आधी चेंज की या दो चेंजेस इकट्ठी आपने कर दी हैं। करने के बाद आपने दोबारा सेंसिटिविटी एनालिसिस इस्तेमाल किया। वो कैसे इस्तेमाल करना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
करने के बाद पता लगा कि जो बेसिक वेरिएबल हैं वो भी बदल चुके हैं। पहले बेसिक वेरिएबल आपके सोल्यूशन में थे x1, x2, x3, अब आगे फर्ज करने के S1 सरप्लस वेरिएबल आ गया, स्लैक वेरिएबल S1 आ गया, A1 आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया, एक्सेट्रा, मतलब चेंज हो गए और उनकी वैल्यूज भी चेंज हो गई है। तो ये 3 टाइप के आपके आंसर आ सकते हैं। कोई तब्दीली नहीं आई, बेसिक वेरिएबल दूसरी में बेसिक वेरिएबल तो वही के वही हैं लेकिन उनकी वैल्यू चेंज हो चुकी है न्यूमेरिकली, और तीसरी ये है कि बेसिक वेरिएबल बदल गया, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक सेंसिटिविटी एनालिसिस है। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पहला केस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर आप अपने कॉन्स्टेंट्स में राइट हैंड साइड वेक्टर BI को चेंज कर दें और फिर आपको क्वेश्चन दिया हो न्यूमेरिकली, तो फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बड़ी मेहनत करके ये सारी चीज़ें आपके लिए तैयार की गई हैं, तो इसको लाजमन आप लाइक कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके भी बताइए करें, और लेक्चर को शेयर भी कीजिएगा, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया ताकि उनकी भी हेल्प हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।